सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में कारक का जो शेष भाग है उसके विषय में आज आप सभी लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को अपादान कारक तक मैं आप सभी को समझा चुका हूँ। इसलिए आज आप सभी लोग संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए, संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध स्थापित होता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं। परंतु यह ध्यान रखने की बात है कि संबंध कारक में क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है। हाँ, कर्ता के साथ अवश्य ही संबंध होता है। जैसे मेरी किताब खो गई, मेरी किताब खो गई। इस वाक्य में क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। मेरी किताब खो गई, मेरी और किताब के बीच आपका एक संबंध है। तो संबंध कारक में क्या होता है? वह आपका संबंध स्थापित होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में ही किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध स्थापित होता है। तो संबंध कारक का जो आपका चिन्ह है, जैसे का, की, के, रा, अरे, रे आदि संबंध कारक के आपके चिन्ह हैं। अब आइए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण का जो तात्पर्य होता है वह आधार होता है। जब अधिकरण का तात्पर्य आधार है तो यहीं से आप परिभाषा भी बना सकते हैं। क्रिया का जो आधार है, ध्यान देना, केवल संबंध कारक और संबोधन कारक, ये दो ऐसे कारक हैं जिनमें क्रिया के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं होता है। किसी भी रूप में क्रिया के साथ कोई भी संबंध स्थापित नहीं होता है। तो अधिकरण कारक, अधिकरण का जो तात्पर्य होता है आधार होता है। तो क्रिया का जो आधार है, क्रिया का जो आधार है वही आपका अधिकरण कारक होता है। जैसे गिलास मेज पर है, गिलास मेज पर है, तो गिलास का आधार कहाँ बन रहा है? मेज। गिलास का जो आधार है वह आपका मेज। जैसा कि दूसरा उदाहरण है, वह ट्रेन में बैठा रहा, वह ट्रेन में बैठा रहा। तो बैठा रहा, तो बैठने का जो आधार है, कहाँ बैठा रहा? ट्रेन में बैठा रहा। इसीलिए ट्रेन जो है वहां पे आपका अधिकरण कारक है। तो क्रिया का जो आधार होगा वह आपका अधिकरण होगा। तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वह में पर होता है। अब आइए संबोधन कारक। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि संबंध कारक और संबोधन ऐसे दो कारक होते हैं, ऐसे केवल दो कारक होते हैं जिनका क्रिया के साथ कोई संबंध, किसी भी रूप में संबंध स्थापित नहीं होता है। तो संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से पुकारने या संबोधन करने का बोध होता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे वाह, अरे, हाय। परंतु यह ध्यान में रखिएगा कि
संबोधन जो शब्द होते हैं उसके बाद संबोधन कारक में आपका संबोधन का चिन्ह लगता है। जैसा कि परिभाषा बताया कि संज्ञा के जिस रूप से पुकारने या संबोधन करने का बोध होता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे तुमने तो पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। यहाँ वाक्य है कि तुमने तो पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया, परंतु जो तुमने जो शब्द है उस शब्द को किस रूप में पुकारा गया है? वाह 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 के रूप में पुकारा गया है। तो संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप में पुकारने या संबोधन करने का बोध होता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इनमें तुमने को तो पुकारा गया है, परंतु वाह के रूप में वाह, तुमने तो परिवार का जो नाम है वह रोशन कर दिया। तो अब आइए प्रश्न अभ्यास में आप सभी लोग एक करके ध्यान दीजिए। जैसा है कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कारक से आप क्या समझते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में क्रिया के साथ जिस रूप में संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि वाक्य में क्रिया के साथ जिस रूप में संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में कारक के जो आपके भेद होते हैं वह आपके 8 भेद होते हैं, और जितने भी कारक होंगे प्रत्येक का जो विभक्ति जो चिन्ह है वह आपका अलग अलग होता है। अगला है कर्ण कारक तथा अपादान कारक में क्या अंतर होता है? जब मैंने आप लोगों को समझाया था तो उसमें बताया था कि कर्ण कारक में भी से का प्रयोग होता है और अपादान कारक में भी से का प्रयोग होता है, परंतु कर्ण कारक में यदि से का प्रयोग होता है तो वह से का प्रयोग लगाव के अर्थ में होता है, परंतु अपादान कारक में भी से का प्रयोग होता है तो वह जो से का जो प्रयोग होता है वह लगाव के अर्थ में नहीं होता है, अपितु अलग होने के अर्थ में होता है। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान कारक, क्योंकि संप्रदान का जो प्रयोग होता है वह देने के अर्थ में होता है। तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है या जिसे कोई वस्तु दी जाती है तो वह आपका संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वह के लिए होता है। आइए संबोधन कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पुकारने या संबोधन करने का बोध होता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। कि मोटे पदों के कारक का उल्लेख कीजिए। हालांकि इसमें लिखा है कि मोटे पदों के कारक का उल्लेख कीजिए, परंतु इस वाक्य में कोई भी किसी भी शब्द को न रेखांकित किया गया है, न ही कोई शब्द आपका मोटा है, इसलिए वाक्य के अनुसार मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसा कि कहे रजनीश ब्रिजेश से घृणा करता है। ध्यान, जब कोई व्यक्ति किसी से घृणा करेगा तो वह उससे अलग होने के लिए सोचेगा ना, तो इसलिए अलग होने की जो बात होती है, जहां अलग होने का अभिप्राय हुआ तो उसमें जो आपका कारक होगा अपादान कारक होगा, क्योंकि अपादान कारक का अर्थ होता है अलग होना। अलग होने के अर्थ में आपका अपादान। यदि आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, किसी से घृणा कर रहे हैं आदि में आपका अपादान कारक होता है। अब आइए, अवनीश घर से बाहर चला गया। अवनीश तो गया, वह घर से बाहर चला गया, मतलब घर से वह अलग हो गया। इस कारण से इस वाक्य में आपका अपादान कारक है। उसने चाकू से अमरूद काटा।
काटने के अर्थ में जो सबसे अधिक सहायक है क्या है? चाकू। इस कारण से इस वाक्य में आपका कर्ण कारक हो गया, क्योंकि क्रिया के करने में जो सबसे अधिक सहायक होता है या जो साधन है वह आपका कर्ण कारक कहलाता है। आइए, अरविंद का पुत्र स्कूल गया, इसमें आपका संबंध कारक है। इस वाक्य में आपका जो है संबंध कारक है। अरे तुम तो कमाल के आदमी हो, तो इस वाक्य में जो है आपका संबोधन कारक है। घर का मालिक वही है, घर का मालिक वही है। इस वाक्य में भी आपका संबंध कारक है। वह शेष से डरता है, जब डरता है तो अलग होगा, इसलिए इस वाक्य में आपका अपादान कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जो है हिमालय से निकल के अलग होगी, इस कारण से इसमें आपका अपादान कारक है। अब आइए, प्रश्न नंबर जो 3 है आपके लिए होमवर्क है, आप स्वयं से करेंगे। प्रश्न नंबर 4 नीचे लिखे कारकों का उदाहरण एक एक करके वाक्य में दीजिए। तो जैसे कर्ता कारक है, कर्म कारक है, कर्ण कारक है, संप्रदान, अपादान, एक एक उदाहरण करके आपको लिखना है, जो कि इसका प्रश्न अभ्यास का PDF भी मैं आपके पास भेजूंगा। अब आइए प्रश्न नंबर 5 नीचे लिखिए वाक्य में कर्ण कारक या अपादान कारक जो उचित हो उसे लिखना है। तो रमेश ने कुत्ते को डंडे से मारा। कुत्ते को डंडे से मारा, मारने का अर्थ में जो सबसे अधिक सहायक होगा डंडा, तो इसमें कर्ण कारक हुआ। पेड़ से आम गिरा, तो आम जो है पेड़ से अलग हो गया, इसलिए अपादान कारक है। हिमालय गंगा से निकलती है, इसमें भी आपका अपादान कारक है। रेलगाड़ी भाप से चलती है, तो इसमें आपका कर्ण कारक है। वह स्कूल से चला गया, स्कूल से चला गया मतलब स्कूल से अलग हो गया, इस कारण से इसमें आपका अपादान कारक है। तो इस तरह से मैंने आप सभी लोगों को जो कारक का जो शेष भाग था आज मैंने आप सभी को बताया। तो कारक और कारक का जो प्रश्न अभ्यास है आप सभी का आज समाप्त हुआ। आप ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन आपका मंगलमय हो।